हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो है वो अपने चैप्टर 4 इन्वेंट्रीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और इतना कुछ खास हार्ड नहीं है। बच्चे इसको बहुत ऐसे हार्ड चैप्टर समझ के छोड़ देते हैं, बट बहुत इजी चैप्टर है। अच्छे से समझेंगे पूरा चैप्टर, ठीक है। स्टार्ट करते इन्वेंट्रीज, और इससे जनरली क्वेश्चन आपको जो है वो पूछा ही जाता है और 4-5 एडजस्टमेंट्स होते हैं सिर्फ, और वो 4-5 एडजस्टमेंट से आपको जो है वो 10 मार्क्स मिल जाते हैं। तो स्किप करने का तो सोचना भी मत, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्रीज को। तो सबसे पहले अगर आपने देखे तो इन्वेंट्रीज होता क्या है, इन्वेंट्रीज कितने टाइप के होते हैं वो समझ लेते हैं। इन्वेंट्रीज मतलब क्या कि भी आपके पास क्या स्टॉक पड़ा है, कितना माल आपका बच गया जो आपने खरीदा था, तो उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है। अब अलग अलग बिजनेस के हिसाब से अलग अलग इन्वेंट्रीज होती है। अगर आप जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस में, तो अगर ट्रेडिंग बिजनेस में हो तो आपके पास जो है वो जो इन्वेंट्री बचती है वो क्या बचती है, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्या कि भी आप जो है वो गुड्स परचेस कर रहे हो, और परचेस करते टाइम आपका पर्पस ही ये है कि भी ये गुड्स मैं परचेस करूंगा और उस पर थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूंगा और यही गुड्स मैं बेच दूंगा। तो ये चीज आपकी स्टॉक इन ट्रेड बन जाती है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो तो आप सीधा सीधा स्टॉक इन ट्रेड परचेज नहीं करते हो, आप पहले परचेज करते हो रॉ मटेरियल्स को। तो एक तो आपकी इन्वेंट्री हो सकती है क्या, रॉ मटेरियल्स। उस रॉ मटेरियल को आप जो है वो क्या करते हो, उसको प्रोसेस करते हो। उसमें लेबर भी लगता है, रॉयल्टी भी लगता है, दूसरे तीसरे जो है वो सारे फॉर्मूलाज आप कुछ यूज करके उसको एक बनाते हो क्या, फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके आपका बनता है फिनिश गुड्स। फिर एक और टाइप होता है कि भी आप जब फिनिश गुड्स बना रहे हो और साल खत्म हो जाए बीच में और आपका गुड्स जो है वो अधूरा रह जाए, तो उस अधूरे गुड्स को जो आप नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट करोगे, उस अधूरे गुड्स को आप जो है वो क्या बोलते हो, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। और फिर एंड में आता है क्या, लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स मतलब क्या, पाना पकड़, जो स्पेयर पार्ट्स के रूप में काम करते हैं, या लूज टूल्स है जिसको आप फिटिंग्स और उसके लिए यूज करते हो। अब यहां पे लूज टूल्स के केस में समझना, अगर लूज टूल्स जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। बोले सर क्या भारी भारी बोल दिया आपने। कोई भी चीज को आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब फिक्स्ड एसेट कब बोलोगे, जब उसकी लाइफ जो है, लाइफ अगर उसकी मोर देन 12 मंथ्स है, ठीक है, और वो आपको जो है वो बिजनेस में या उसमें काम आ रहा है, तो उस केस में जनरली आप उसको क्या बोलते हो, फिक्स्ड एसेट बोल देते हो। अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भाषा में बोलूं तो वो आप बोलते हो उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उस लूज टूल्स को हम वैल्यू करेंगे एज पर एज 10 और उसको हम फिक्स्ड एसेट मान लेंगे। पर जनरली ये चैप्टर में जब लूज टूल्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे लूज टूल्स मतलब कौन सी बात हो रही है, ऐसे लूज टूल्स जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज 10 की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब क्या, अगर वो एज 10 की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ नहीं है, तो फिर उस केस में जब इस पे एज 10 एप्लीकेबल नहीं होता है तो दूसरा स्टैंडर्ड उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, एज 2, जिसका नाम है क्या, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। और यही स्टैंडर्ड जो है वो अपने आज पढ़ने वाले हैं। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले चैप्टर कब से आने लग गए, बेटा ये इन्वेंट्रीज जो है उसके रिगार्डिंग पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एज 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। उसमें इस चीज को आप इंटर में पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, बट उसकी बहुत सारी चीज आप यहां पे भी सीख लोगे इन्वेंट्रीज में, ठीक है। अब इन्वेंट्रीज की अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं तो इन्वेंट्री होता क्या है, तो इन्वेंट्री मींस एन असेट, एक असेट, ठीक है, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ये वर्ड समझना, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा मतलब क्या कि अगर आप जो है वो कोई फिक्स्ड एसेट को बेचने के लिए निकाल रहे हो कि मैं इस फिक्स्ड एसेट को जो है वो बेचने रख दूंगा,
तो क्या वो आपका इन्वेंट्री बन गया कि मेरे पास फिक्स्ड एसेट की इन्वेंट्री पड़ी है? नहीं बेटा, आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो है, आप जिस चीज में बिजनेस कर रहे हो उस चीज में अगर आप किसी चीज को हेल्ड फॉर सेल रख रहे हो, भाई आपका जो है वो मोबाइल बेचने का बिजनेस है, तो अगर आप मोबाइल को जो है वो खरीद के लेके आ रहे हो, 50 मोबाइल खरीद के लेके आ रहे हो, तो वो आपके लिए इन्वेंट्री मानी जाती है। लेकिन आपकी मोबाइल बेचने की शॉप है, आप जो है वो रेफ्रिजरेटर खरीद के लेके आ रहे हो ताकि आप जो है वो अपने यूज के लिए उसको रख सको, तो रेफ्रिजरेटर आपके लिए जो है वो एक फिक्स्ड एसेट बन जाता है। और वो अगर आप रेफ्रिजरेटर बेचने के लिए भी निकाल रहे हो, हेल्ड फॉर सेल रख रहे हो, फिर भी वो जो है वो इन्वेंट्री तो नहीं माना जाएगा, उसको आप फिर भी फिक्स्ड एसेट ही बोलोगे, क्योंकि वो क्या है, आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। आपका मेन बिजनेस तो क्या बेचने का था? मोबाइल बेचने का था। आप थोड़ी रेफ्रिजरेटर का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। हेल्ड फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, मतलब क्या कि भी आप जो है वो रॉ मटेरियल खरीद के लेके आए हो। अब रॉ मटेरियल को आपको बेचना नहीं है, आप रॉ मटेरियल इसलिए खरीद के नहीं लेके आए हो कि भाई आप रॉ मटेरियल लेके आओ और फिर रॉ मटेरियल को बेच दो। नहीं, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपके पास रॉ मटेरियल है, ताकि आप इस रॉ मटेरियल को क्या कर सको, आप इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर सको और उसको क्या बना सको, फिनिश गुड्स बना सको, तो ही जो है वो ये क्या माना जाता है, इन्वेंट्री माना जाता है। तो रॉ मटेरियल जो हेल्ड है फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उसको भी आप जो है वो इन्वेंट्री बोल देते हो। फिर उसके बाद हेल्ड इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कंजम्पशन इंक्लूडिंग स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। एक तो हो गया प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आपका वर्क इन प्रोग्रेस भी आ गया कि भाई अभी प्रोसेस में है प्रोडक्शन के, ठीक है, आधा काम हो चुका है, आधा काम बाकी है। फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो, नीचे के टायर डाल दिए, ऊपर का छपरा डालना बाकी है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, दिस इज इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और फिर बात कर दी किस चीज की, रॉ मटेरियल की, कि भाई आपने रॉ मटेरियल रखा है फॉर कंजम्पशन, ठीक है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन थी इन्वेंट्री की, भाई इन्वेंट्री होता क्या है, हमने इन्वेंट्री समझ ली, इन्वेंट्री के कितने टाइप्स होते हैं वो समझ लिए, ये तो हो गया थियरी वाला पार्ट खत्म। अब सारी चीजें प्रैक्टिकली समझनी है हमें कि इन्वेंट्री वैल्यू करना क्यों जरूरी है। तो उसको पूरा मैं फ्लो आपको अच्छे से एक बार समझाता हूं। ये फ्लो अगर आप समझ गए तो आगे के चैप्टर में आपको एकदम ही जो है वो सारी चीजें इजी लगेगी, लेकिन फ्लो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप फ्लो नहीं समझोगे तो आगे मैं क्या बातें कर रहा हूं वो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आ जाते पहले समझना ध्यान से कि सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो सर ये अपने जब गुड्स परचेस करके लेके आते हैं, ठीक है, तो एंट्री अपने क्या करते हैं, इसको अगर मैं इस तरह से बोलूं कि आप जो है वो क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री, इसको क्या कोई लेजर अकाउंट बना के उसका बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करके आप इस चीज को क्या फाइंड आउट करते हो? नहीं, आप इस चीज को बैलेंसिंग फिगर के रूप में तो कभी भी फाइंड आउट नहीं करते हो। इसका लॉजिक समझना कैसे, अगर फॉर एग्जांपल मैं गुड्स अकाउंट बनाता हूं, ठीक है, तो गुड्स अकाउंट अगर मैं बनाऊं तो किस तरह से बनेगा। फर्स्ट एंट्री अगर मैं लिखूं तो पहली एंट्री, भाई मैं गुड्स जो है वो परचेस करके लेके आया, और गुड्स जो मैंने परचेस किए वो 1000 यूनिट्स मैंने परचेस किए एट द रेट ₹100 पर यूनिट, ठीक है। अब दूसरा ट्रांजैक्शन आपको दिया गया है, गुड्स सोल्ड, और कितने बेचे, तो 800 यूनिट्स एट द रेट ₹150 पर यूनिट। अब यहां पे ध्यान से समझना एक चीज, सीधी बात है कि भी अगर आप कोई गुड्स जो है वो 100 रुपए में खरीद के लेके आ रहे हो, तो आप उसको जो है वो 100 रुपए में तो नहीं बेचोगे। आप क्यों, सेवा करने बैठे हो क्या? नहीं, आपका काम क्या है, आपको जो है वो बिजनेस करना है, आपको प्रॉफिट कमाना है। तो जो आपकी कॉस्ट होगी उससे ऊपर में ही आप जो है जनरली गुड्स को बेचते हो, ठीक है। इतनी चीज तो क्लियर हो गई।
अब यहां पे अगर मैं गुड्स अकाउंट बनाऊं तो गुड्स अकाउंट के टाइम पे एंट्री, सबसे पहले एंट्री क्या होगी, अगर जब मैं गुड्स परचेज करके लेके आया तब अगर मैं एंट्री इस तरह से करूं, गुड्स अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं क्योंकि गुड्स इनवर्ड आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स अकाउंट अगर मैं डेबिट कर रहा हूं तो अमाउंट कितना आ जाएगा, और मैंने कैश दे दिया तो इधर अमाउंट आपका आ जाएगा 1000 यूनिट इंटू 100, तो ये अमाउंट आपका हो गया कितना, 1 लाख। ठीक है, अब जब मैं इसी गुड्स को बेच रहा हूं तो दूसरी एंट्री मेरी क्या बनती है, ये फर्स्ट एंट्री हुई, दूसरी एंट्री मेरी बेचने की एंट्री बनती है। सेल्स कर रहा हूं तो पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया, और 2 मैंने क्या कर दिया, लेट्स से यहां पे गुड्स अकाउंट कर दिया। इस तरह से एंट्रीज होती नहीं, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने का ट्राई कर रहा हूं, इसलिए अभी मैं गुड्स गुड्स लिख रहा हूं। और ये अगर मैं एंट्री कर रहा हूं तो मैंने 800 यूनिट्स बेचे, और कितने के हिसाब से बेचे, 150 के हिसाब से बेचे, तो यहां पे 1,20,000 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसका गुड्स का लेजर अकाउंट बनाऊं, तो समझना यहां पे ध्यान से, जब गुड्स आपका आया तब आपने गुड्स अकाउंट को डेबिट किया, और यहां पे 2 कैश अकाउंट आपने कर दिया, और अमाउंट आपने कितनी लिखी, 1 लाख रुपीस, तो ये आपने यहां पे 1 लाख लिख दिया। अब जब गुड्स गया तब आपको कैश मिला तो आपने यहां पे बाय कैश अकाउंट लिख दिया, और यहां पे आपने लिख दिया 1,20,000। अब ध्यान से समझना, अगर इस अकाउंट को मैं टैली करने जाऊं तो मेरा डिफरेंस जो है वो इस साइड आएगा। कितना डिफरेंस आ रहा है, 20,000, और इसको मैं बोलूंगा क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। अब गुड्स जो है वो हमारी असेट मानी जाती है, और असेट का कभी भी जो है वो क्रेडिट बैलेंस तो नहीं होता है। और अगर अपने देखने भी जाए तो यहां पे अगर आप देखोगे तो गुड्स तो हमारे पास ऑलरेडी सरप्लस में पड़े थे। कैसे, तो भी 1000 यूनिट्स आप जो है वो खरीद के लेके आए थे, और आपने बेचे कितने हैं, 800 यूनिट्स, तो इसका मतलब क्या कि भी मेरे पास जो है वो अभी भी 200 यूनिट्स का जो है वो स्टॉक पड़ा है। तो अगर मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है, असेट पड़ी है, तो उसका तो डेबिट बैलेंस निकलना चाहिए ना। लेकिन अगर आप यहां पे गुड्स अकाउंट बना रहे हो तो आपका तो क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है, क्योंकि कैरिड डाउन अगर डेबिट साइड हो तो मतलब ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। गुड्स का कभी क्रेडिट बैलेंस जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। इसीलिए ही अब मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूं, इसीलिए ही हम क्या करते हैं, जब गुड्स हमारा आता है तब हम गुड्स अकाउंट यूज नहीं करते, जब गुड्स हमारा जाता है तभी भी हम गुड्स अकाउंट यूज नहीं करते। इन दोनों के लिए हमें जो है वो अलग अलग अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं। कौन से अलग अलग अकाउंट्स, तो करेक्ट एंट्री इसकी जो है वो क्या बनती है, कि जब गुड्स आया तब आपने एंट्री की क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये आपने किया 1 लाख से, और जब आपका गुड्स गया तब आपने दूसरी एंट्री कर दी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,20,000। तो सर अपने प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो जो जो सर गुड्स बच गया उसका क्या एंट्री करेंगे, ये बहुत सारे सवाल अभी आपके दिमाग में चल रहे होंगे। धीरे धीरे सारी चीजों को मैं एकदम अच्छे से क्लियर करूंगा, और जब एंड में मैं खत्म करूंगा तब आपको बहुत ही अच्छे से पूरा पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगा। अभी तक हमने क्या देखा कि भी हम गुड्स अकाउंट को क्यों यूज नहीं करते। गुड्स अकाउंट को यूज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि गुड्स अकाउंट अगर यूज कर रहे हैं, परचेज जो है वो आप 100 पे कर रहे हो, सेल्स आप जो है वो 150 पे कर रहे हो, तो कैसे गुड्स अकाउंट को यूज करोगे।
अभी मैं देख रहा हूं कि मेरे पास जो है वो 1000 में से मैंने 800 यूनिट्स बेचे हैं, तो अभी भी मेरे पास 200 यूनिट्स का तो जो है वो क्या पड़ा है, स्टॉक पड़ा है। तो 200 यूनिट्स का मेरे पास स्टॉक पड़ा है, लेकिन अगर मेरा गुड्स अकाउंट में देखने जाऊं तो गुड्स अकाउंट का तो कौन सा बैलेंस हो गया, ये हो गया आपका क्रेडिट बैलेंस, मतलब माइनस में चला गया। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, गुड्स जितने खरीद के लेके आए उतने ही रहेंगे ना, वो माइनस में तो जा नहीं सकता। तो इसलिए ही अपने जो है वो सेल्स एंड परचेज के टाइम गुड्स अकाउंट को यूज नहीं करते। तो सर हम क्या करते हैं, हम जो है वो क्या करते हैं, जब गुड्स परचेज करके लेके आते हैं तब अपने यूज करते हैं परचेज अकाउंट को, जब गुड्स बेचते हैं तब अपने यूज करते हैं किसको, सेल्स अकाउंट को। तो सर इससे हमें क्या क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, नहीं, इससे भी आपको जो है वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि परचेज अकाउंट की पोस्टिंग पूरी अलग होती है और सेल्स अकाउंट की पोस्टिंग पूरी अलग होती है। तो सर क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करना है। अब इसके पहले एक और चीज समझना जरूरी है कि भी हमें क्यों क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर यहां पे इसी ट्रांजेक्शन को मैं पकड़ूं, तो इस ट्रांजेक्शन में अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो यहां पे समझना, अगर मुझे प्रॉफिट अभी डायरेक्टली कैलकुलेट करना है, अभी तो मेरे पास एक ही ट्रांजेक्शन है, तो मैं चलो एक ही ट्रांजेक्शन से डायरेक्टली प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मेरा सेल जो है, मेरा सेल्स जो है वो कितना है, सेल्स वैल्यू ये मेरा है 800 यूनिट्स इंटू 150, जो मेरा बन जाता है कितना, 1,20,000। अब मैं जो कंपेयर करूंगा वो मेरी कॉस्ट कितनी है उससे कंपेयर करूंगा, तो इसकी मेरी परचेज वैल्यू जो है वो कितनी है, तो 800 यूनिट्स, और मैं एक यूनिट जो है वो 100 रुपए में खरीद के लेके आया था, तो 100, तो ये बन गया कितना, 80,000। तो अगर मैं यहां पे अभी देखूं तो इधर मेरा प्रॉफिट जो है, इधर मेरा प्रॉफिट जो निकल के आया, ये प्रॉफिट मेरा कितना निकल के आया, तो ये प्रॉफिट मेरा निकल के आया 40,000। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी कि मेरा प्रॉफिट जो है वो 40,000 निकल के आया। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तो हम जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं, क्योंकि इस बार जो है वो गुड्स के इनवर्ड के लिए आप जो है वो यूज कर रहे हो परचेज अकाउंट, गुड्स के आउटवर्ड के लिए यूज कर रहे हो सेल्स अकाउंट। तो सर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, दोनों तो इंडिविजुअल अकाउंट अलग अलग बन रहे हो, कहीं से बैलेंसिंग फिगर निकल नहीं रहा है, तो प्रॉफिट जो है वो आप निकालते हो एक अलग और अकाउंट बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें सारी ही गुड्स के रिलेटेड सारी चीजें आप जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में पुट करते हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है समझना, अगर मैं यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, अभी के लिए जो है वो मैं ओपनिंग स्टॉक को भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए, अभी ऐसा समझ लो कि आपने नया ही बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर बना रहा हो तो परचेज अगर मैं करता हूं तो ट्रेडिंग अकाउंट के मैं डेबिट साइड लिखता हूं, तो यहां पे मैंने जो है वो टू परचेज अकाउंट लिख दिया, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कंसेप्ट नहीं पता है तो हम फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में अच्छे से सारी चीजें कवर हो जाएगी, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको पता ही है कि भी ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। तो परचेज जो है यहां पे अपने लिखते हैं, अब यहां पे जो मैंने परचेज लिखा वो मैंने कितना लिखा, तो 1000 यूनिट्स इनटू मैं कर दूंगा कितना, 100, तो इधर मेरा परचेज आ गया कितना, 1,00,000। अब यहां पे जब मैं सेल्स लिख रहा हूं
गुड्स गया तो मैंने उसको क्या नाम दे दिया, सेल्स नाम दे दिया। गुड्स आता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आप लिखते हो, गुड्स जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हो। तो बाय सेल्स, और यहां पे अगर आप देखोगे तो आपकी इन्वेंट्री कितनी गई है, तो 800 यूनिट्स गए हैं आपके, और कितने के हिसाब से गए हैं, 150 के हिसाब से गए हैं। तो ये आपका बन जाता है कितना, ये आपका बन जाता है 1,20,000। तो अगर अब मैं इस ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करूं तो यहां पे मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है, और ये बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आता है, बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है 20,000, और इसको मैं क्या बोल दूं, इसको मैं टू ग्रॉस प्रॉफिट बोलता हूं, और यहां पे लिख भी देता हूं मैं क्या, बैलेंसिंग फिगर। सर 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 क्या घुमा रहे हो सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रॉफिट कैलकुलेट किया और तब आपका प्रॉफिट जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, 40,000 आ रहा था। अब आप बोल रहे हो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ताकि हमें सही प्रॉफिट मिले, तो इधर तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका प्रॉफिट 20,000 आ रहा है। कहना क्या चाहते हो सर? सर कहना ये चाहते हैं कि आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना क्यों जरूरी है। तो अब मेन बात है कि यहां पे आपने जो है वो कितना लिखा, 1000 यूनिट्स लिखा। यहां पे आपने 1000 यूनिट्स लिखा, और इधर आप जो है वो लिख रहे हो 800 यूनिट्स। तो अगर किसी भी चीज को कंपेयर करना है तो वो दोनों का बेस तो सेम होना चाहिए ना। एक साइड आप 1000 यूनिट लिख रहे हो, एक साइड आप 800 यूनिट्स लिख रहे हो, दोनों को कैसे कंपैरिजन करोगे? सही कंपैरिजन कब बैठता है, जब इक्वल चीज है हो, इस साइड भी 1000 यूनिट, इस साइड भी 1000 यूनिट, दोनों साइड 1000 यूनिट होने चाहिए, तभी जाके हमें जो है वो सही प्रॉफिट मिलता है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, इधर जो है, इधर मुझे लिखना पड़ता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना बच गया, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा बच गया है 200 यूनिट्स, और एक यूनिट का मेरा जो प्राइस था वो कितना था, 100 रुपये। तो इससे मेरा जो है वो यहाँ पे अमाउंट आ जाता है कितना, इससे मेरा यहाँ पे अमाउंट आ जाता है 30,000। अब अगर आप जो है वो इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हो, क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हो, तो 1,40,000 निकल के आ रहा है। तो इधर आपका अब प्रॉफिट जो है वो कितना आ गया, अब आपका प्रॉफिट आ रहा है 40,000। तो ये मैंने किया क्या कि भाई इस 1,000 में से 200 यूनिट जो बच गए थे, यही 200 यूनिट को मैंने सामने की साइड लिख के 200 यूनिट आमने सामने कैंसिल कर दिया। तो अब दोनों साइड बचा कितना, 800 यूनिट। अब जो है वो कंपैरिजन सही निकलेगा। अब अगर मैं यहां पे टोटल करता हूं तो मेरा टोटल जो है वो इधर कितना आता है, इधर आता है 1,40,000, और ये मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाता है कितना, 40,000, जो आपका सही प्रॉफिट है। अब चेक करो क्या आपका प्रॉफिट ये भी 40,000 आ रहा था जो हमने सीधा सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशन किया था, और अगर यही प्रॉफिट मैं ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट कर रहा हूं तो भी मेरा प्रॉफिट जो है वो कितना आ रहा है, 40,000 ही आ रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है, उसको हमें ट्रेडिंग अकाउंट में पुट करना पड़ता है। तो इससे एक कंक्लूजन ये भी निकल के आता है कि क्लोजिंग स्टॉक कोई मेरा लेजर अकाउंट से बन के नहीं आ रहा है। लेजर्स तो मैंने किसके बनाए, लेजर्स तो मैंने बनाए, एक तो ये परचेस का लेजर बनाया, दूसरा मैंने ये सेल्स का लेजर बनाया। तो परचेस के लेजर बनाए, सेल्स के लेजर बनाए, इससे आपको जो है वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिल रहा है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मुझे अलग से एक वर्किंग के थ्रू, एक कैलकुलेशन के थ्रू जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको मैं यहां पे पुट करूंगा, तब जाके मुझे जो है वो सही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई हम क्लोजिंग स्टॉक क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सही प्रॉफिट चाहिए। अगर वापस एक बार नजर घुमा ले तो ये गुड्स अकाउंट हमने बनाया, गुड्स अकाउंट की मदद से हमें क्रेडिट बैलेंस मिल रहा है, पर एक्चुअल में तो हमारे पास स्टॉक पड़ा है,
माइनस में नहीं चला गया है, इसलिए हम गुड्स वर्ड यूज नहीं कर सकते। हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें यूज करना पड़ता है परचेज, और हमें जब अपने सेल्स करते तब हमें यूज करना पड़ता है सेल्स। दोनों अलग अलग अकाउंट यूज करने पड़ते हैं। अब अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं तो प्रॉफिट मेरा निकल के आ रहा है 40,000, पर ये तो आपका एक ट्रांजेक्शन था, आपने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ली। जब आपके लाखों ट्रांजेक्शन होंगे तब आप जो है वो इस तरह से एक एक को कंपेयर करके प्रॉफिट कैलकुलेट करने नहीं बैठोगे। तब आपको बनाना पड़ेगा क्या, तब आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, और ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, उसकी मदद से आपको यहां पे जो है वो क्या मिलेगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का सही तरीका क्या है कि भी आपको कंपैरिजन जो है वो इक्वल करना पड़ेगा। इधर आप 1000 यूनिट लिख रहे हो और आप यहां पे जो है वो 800 यूनिट लिख रहे हो, तो दोनों का कंपैरिजन सही नहीं बैठता है। इसलिए आपको दोनों ही साइड, यहां पे भी 1000 यूनिट आपने लिखे और यहां पे भी आपने 800 प्लस 200, टोटल कितने लिखे, 1000 यूनिट लिखे, तब जाके आपका सही कंपैरिजन बैठता है और तब आपको जो है वो सही ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। क्लियर? ठीक है। तो अब सर हमने ये सब कुछ क्यों समझा? हमने ये सब कुछ इसलिए समझा क्योंकि हमें ये समझना था कि क्लोजिंग स्टॉक आपको कोई अकाउंट से नहीं मिलता, आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये जो चैप्टर अपने पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर अपने इसी बारे में पढ़ने वाले कि भी ये वाला जो फिगर है ना 20,000, ये 20,000 वाला फिगर कैसे कैलकुलेट करना, तो इसको अपने ये वाले चैप्टर इन्वेंट्री में जो है वो बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। क्लियर? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जिसका नाम क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो आपको बोलता है कि भी इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ मतलब दोनों में से जो कम, या जितनी भी चीजें दी गई है उनमें से सबसे कम। लोअर ऑफ क्या? लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये थंब रूल है कि भाई आपको इन्वेंट्री को जो वैल्यू करना है वो कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, दोनों में से जो कम है उस पे वैल्यू करना है। बरोबर है सर? समझ लिया? कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लॉस लोअर। तो सर हमें कौन आप बताने वाले हो कि भी कॉस्ट क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? हाँ बेटा मैं ही बताऊंगा ना, आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं ही बताऊंगा कि कॉस्ट क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है। ठीक है। अब सारी चीजें को अच्छे से समझते हैं कि भी अगर आप इन्वेंट्री परचेस करके लेके आ रहे हो तो उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। अभी के लिए तो मैंने यहां पे आपको बता दिया कि भी आपको जो है वो एक चीज कितने में पड़ रही है, आपको जो है वो एक चीज पड़ रही है 100 रुपए में, पर ये 100 रुपया कैसे आया सर, कैसे डिसाइड किया आपने? क्यों? क्योंकि यहां पे इन्वेंट्री की कॉस्ट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए नहीं होते। देखो एक और चीज यहां पे पहले समझना कि जब अपने इन्वेंट्रीज की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर मैं यहां पे पढ़ूं इस चीज को, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इंक्लूड, इन्वेंट्रीज की कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। तो सबसे पहला कॉस्ट ऑफ परचेस, ये भी इंक्लूडेड है, प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, और इधर ब्रैकेट में लिखा गया है प्राइमरीली इन फिनिश गुड्स एंड WIP, एंड मतलब क्या, प्लस अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो सर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कैसे कैलकुलेट करना है? वो जो 100 रुपए हमने कैलकुलेट किए थे, वो जो हमने एज्यूम किए थे, वो 100 रुपए कैसे निकालना है? तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में 3 चीजें इंक्लूडेड है। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ परचेज, दूसरा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, तीसरा अदर कॉस्ट। अब इन सारी ही चीजों को 1 बाय 1 एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो यहां पे क्या लिखा गया है, वेयर
कॉस्ट ऑफ परचेज इक्वल टू क्या? तो सबसे पहली चीज इसमें आ जाती है क्या? बेसिक परचेज प्राइस। बेसिक परचेज प्राइस मतलब क्या कि भाई एक्चुअल में वो जो सिर्फ गुड्स आपने खरीदे, सिर्फ वो गुड्स की वैल्यू कितनी है, सिर्फ वो गुड्स की प्राइस कितनी है, उसको हम बेसिक परचेज प्राइस बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ परचेज में जो है वो आपका आ जाता है बेसिक परचेज प्राइस। अगर उसमें आपको कोई भी ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो ये ट्रेड डिस्काउंट को आप क्या कर देते हो? इस ट्रेड डिस्काउंट को आप माइनस कर देते हो, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करते, तो ट्रेड डिस्काउंट आपका माइनस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें आपको ऐड करनी पड़ती है। ऐड क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि कुछ डायरेक्ट खर्चे ऐसे होते हैं जो इन्वेंट्री से रिलेटेड होते हैं। मतलब क्या? ऐसे खर्चे जो इनकर ही नहीं होते अगर आपने इन्वेंट्री को खरीदा नहीं होता, तो ऐसे खर्चों को हम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो सबसे पहला मेन खर्चा तो आपका इसमें कौन सा आ जाता है? फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सबसे मेन खर्चा है कि भाई आप गुड्स खरीद रहे हो, पर ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने गुड्स खरीदा वो गुड्स खुद म खुद उड़ के आपके गोडाउन में जाके शिफ्ट हो जाएगा, नहीं ना। उसके लिए आपको जो ट्रांसपोर्टेशन का भी कुछ खर्चा पे करना पड़ता है, और वो भी तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का ही पार्ट माना जाएगा। क्यों कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट माना जाएगा? क्योंकि अगर आपने इन्वेंट्री खरीदी ही नहीं होती तो ये फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपका लगता ही नहीं। ठीक है, तो अगर फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कुछ भी है तो उसको आप यहां पे ऐड कर दोगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई भी अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस है तो उसको भी आप यहां पे क्या करते हो? ऐड कर देते हो। अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाता है? तो लोडिंग आ जाता है, लोडिंग खर्चा, गुड्स को ट्रक में लोड करना, फिर अनलोडिंग खर्चा आ जाता है, ट्रांजिट इंश्योरेंस आ जाता है। ये सारे जो है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस होते हैं। यहां पे एक और चीज आती है, मैं यहां पे ऐड करना मेरा रह गया है, बुक में ऐड कर दूंगा मैं, पर कौन सी चीज वो आती है? तो एक चीज यहां पे आप और ऐड करते हो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। लेकिन वो कौन से ड्यूटीज एंड टैक्सेस? जो आपके नॉन रिफंडेबल है। अब ये चीज को, टर्म को अच्छे से ध्यान से समझना। अगर मैं कोई गुड्स खरीद रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैंने 10,000 का गुड्स खरीदा और उसके ऊपर मेरा जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस मतलब क्या? अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको जो है वो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ सकती है, और अगर आप इधर लोकल से परचेस कर रहे हो तो आपको जीएसटी भी पे करना पड़ सकता है। तो ये अलग अलग ड्यूटीज एंड टैक्सेस होती है जब आप गुड्स परचेस करते हो तब। तो अगर आपको इस पे जो है जीएसटी लग रहा है @18%, जो आपका बन जाता है कितना? 1800। तो टोटल कॉस्ट आपका बन गया कितना? टोटल कॉस्ट आपका बन गया 11,800। ठीक है, अब अगर जब आप इस गुड्स को सेल्स कर रहे हो, सेल्स रेट से आपने जो 20,000 में किया, और जीएसटी आपने जो सेल्स के टाइम लगाया वो 18% के हिसाब से लगाया, और वो लगा कितना? 3600। तो ये हो गया 23,600। अब जो गवर्नमेंट को आपका टैक्स पेएबल है, तो टैक्स पेएबल कितना है? टैक्स पेएबल आपका 3600 है। और ये टैक्स पे करते टाइम अगर आपको इस जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गई, तो इसकी अगर आपको, ये अगर आप माइनस कर रहे हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपका 1800 माना जाता है, तो उस केस में आपका नेट पेएबल गवर्नमेंट को कितना आएगा? तो नेट पेएबल आपका गवर्नमेंट को आएगा 1800 रुपये ही आएगा। तो सिंपल कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आपको जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जा रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ऐसा समझ लो कि वो आपका रिफंडेबल टैक्सेस हो गया। तो अगर ये जीएसटी जब आप
खरीद रहे हो तब आप पे कर रहे हो, उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मिल जा रहा है तो उस केस में आपका जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, मतलब ये जो चीज है वो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड नहीं होगा, तो इसको आप जो है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में ऐड नहीं करोगे। अगर ये इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को नहीं मिलता तब जाके मैं इसको क्या करता, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में ऐड करता। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भी आप जो है वो नॉन रिफंडेबल मतलब क्या, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी या आपको कोई भी उसका ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। अगर ऐसा केस है तो ही आप जो है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस को क्या करते हो, ऐड करते हो। अगर वो रिफंडेबल टैक्सेस है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाने वाला है, तो आप जो है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस को ऐड नहीं करते। क्लियर? तो क्या क्या आता है वापस एक बार देखते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आएगा, एक तो बेसिक परचेज प्राइस आ जाएगा, दूसरा अगर कोई भी ट्रेड डिस्काउंट होगा तो उसको पहले माइनस कर दोगे, फिर उसमें आपको जो है वो क्या करना पड़ता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस को ऐड कर देना पड़ता है। फिर आप जो है वो क्या करते हो, दूसरे जो डायरेक्ट खर्चे हैं जो इनकर हो रहे हैं क्योंकि अपने इन्वेंट्री को खरीद रहे, अगर इन्वेंट्री नहीं खरीदी होती तो ये खर्चे भी आपके इनकर नहीं होते। ऐसे खर्चों को आप जो है वो यहाँ पे क्या करते हो, ऐड कर देते हो। जैसे कि यहाँ पे फ्रेट एक्सपेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस जैसे लोडिंग खर्चा, अनलोडिंग खर्चा, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये सब अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस है। क्लियर? अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा। फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा, कॉस्ट ऑफ परचेज कैसे कैलकुलेट करना है। अब इसमें और दो चीजें आती है। क्या दो चीजें आती है, एक तो आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और दूसरा आता है अदर कॉस्ट। अब एक एक करके कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट को भी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात यहां पे एक चीज मैंने लिखी गई है कि प्राइमरीली इन फिनिश गुड्स एंड WIP, मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की बात तभी ही आती है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो। अगर आपका काम यह है कि भी आप जो स्टॉक खरीद रहे हो और वही स्टॉक आप सीधा सीधा जो है बेच दे रहे हो। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हो तो ये वाला पार्ट आपका जो है वो आएगा ही नहीं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का पार्ट तभी भी आता है जब आप रॉ मटेरियल खरीद के लेके आ रहे हो। अच्छा, रॉ मटेरियल खरीद के लेके आए तो जो खरीद के लेके आए उसको आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ परचेज की मदद से कैलकुलेट कर लिया। अब उस रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट कर रहे हो, किस में कन्वर्ट कर रहे हो, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तब आता है क्या, आपका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आपको क्या करना पड़ता है, आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे कि भी आपने लेबर यूज कर लिया, डायरेक्ट लेबर, तो उनको आपको ऐड कर देना पड़ता है। फिर अगर आपके फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है, देखो यहां पे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड बोल रहा हूं मैं, सारे ही फिक्स्ड कॉस्ट इसमें नहीं आ गए। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब क्या, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का आप जो है वो रेंट पे कर रहे हो, तो ये खर्चा जो है वो आपका फिक्स्ड खर्चा है। फिक्स्ड खर्चा मतलब क्या कि भी अगर आपने प्रोडक्शन नहीं भी किया तो भी जो है वो आपसे रेंट लिया जाएगा, आपको रेंट का खर्चा पे करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं वेयरहाउस रेंट, ये वेयरहाउस रेंट क्या फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है? क्या इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में? नहीं। फिनिश गुड्स बन जाता है उसके बाद अपने उसको वेयरहाउस में स्टोर करते हैं, तो ये आपका फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड में आपका क्या आएगा, फैक्ट्री रेंट एक तो आ गया। दूसरा, अगर कोई भी आपका ऐसा खर्चा है जो फिक्स्ड है और वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो वो भी आप यहां पे ऐड कर दोगे। और उसके बाद अगर आपका कोई वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, मतलब क्या कि भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो और वो प्रोडक्शन करोगे तो ही लगने वाला है, वेरिएबल है, डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे। कि भी अगर मैं शर्ट बना रहा हूं तो बटन का खर्चा मेरा लग रहा है, तो बटन जो है वो मैं तभी यूज करूंगा जब मैं शर्ट बना रहा हूं। अगर शर्ट ही नहीं बना रहा हूं तो बटन से क्या करूंगा, समझ रहे हो? तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आपकी क्या चीजें आ जाती है, एक तो सारे ही डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट लेबर हो गया, दूसरे कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो आ जाएगा। दूसरा, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, जो ऐसे ओवरहेड्स है जो प्रोडक्शन में कम यूज हो रहे हैं।
फैक्ट्री रेंट बेस्ट एग्जांपल। तीसरा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ये सारी चीजों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अच्छा ध्यान से समझना, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो तो ये कॉस्ट ऑफ परचेज इसमें आपका क्या बन जाता है? तो कॉस्ट ऑफ परचेज में आपकी चीज आ जाती है कि भी आप रॉ मटेरियल खरीद के लेके आते हो। अब इस रॉ मटेरियल में आप जो है वो क्या ऐड कर देते हो? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो जाके आपका क्या बन जाता है? फिनिश गुड्स बन जाता है, और वो फिनिश गुड्स का आपको जो है वो अमाउंट कॉस्ट मिल जाता है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अदर कॉस्ट, जिसको मैं अपने बोलते हैं कि जो स्पेसिफिकली हमें इनकर करने पड़ सकते हैं। जैसे कि क्या? कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स फॉर स्पेसिफिक कस्टमर। किसी कस्टमर ने कोई अलग स्पेसिफिकेशन बोल दिया कि भाई मेरे को मेरे गुड्स में जो है वो इतनी इतनी चीजें चाहिए, तो वो जो डिजाइन का खर्चा, जो एडिशनल खर्चा आपका लग रहा है इन्वेंट्री को रेडी करने के लिए, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से करने के लिए, वो खर्चे को आप जो है वो अदर कॉस्ट बोलोगे, और इसको भी जो है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में आपको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? अब ये सारी चीजें वैसे देखने जाए तो आप AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज इंटर वाले सीए इंटर में आप जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अभी के लिए इतनी चीजें जरूरी थी। अगर क्विकली सारी चीजें रिवाइज करें तो क्या हमें एक चीज हमने पहले पढ़ी कि भाई इन्वेंट्री जो आप वैल्यू करते हो किस पे वैल्यू करते हो? कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर, आप इन्वेंट्री उस पे वैल्यू करते हो। ठीक है। दूसरी बात, सर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? तो सर कॉस्ट में जो है वो तीन चीजें आ जाती है आपकी कॉस्ट में। एक तो आता है आपका कॉस्ट ऑफ परचेज, दूसरा आता है आपका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, और तीसरा आता है आपका अदर कॉस्ट। अगर मैं इसको सबको मिटा दूं एक बार के लिए, तो ये तीन चीजें आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में आ जाती है। अब सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ परचेज सीखा। कॉस्ट ऑफ परचेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बेसिक परचेज प्राइस प्लस पहले तो माइनस कर दोगे अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट होगा, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस आप ऐड करते हो अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो। अगर रिफंडेबल है तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जा रहा है तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरे जो डायरेक्ट खर्चे जो इनकर हुए क्योंकि हमने इन्वेंट्री परचेज की है, अगर इन्वेंट्री परचेज ही ना की होती तो ये खर्चे भी इनकर नहीं होते। उसके बाद अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, जैसे कि लोडिंग खर्चा, अनलोडिंग खर्चा, ये सारे खर्चे आपके जो है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। अगर आप स्टॉक इन ट्रेड डायरेक्ट परचेज कर रहे हो तो सीधा सीधा आपको यहां पे ही आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो यहां पे आपका काम खत्म नहीं होता है। ये तो आपने कॉस्ट ऑफ परचेज निकाल दिया रॉ मटेरियल का, इसके बाद आपको आगे और जाना पड़ता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में, जिसमें आप सारे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हो। और अगर आपका फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, ये दोनों चीजें आप जो है वो ऐड कर देते हो। और फिक्स्ड की जब मैं बात कर रहा हूं तब मैं प्रोडक्शन ओवरहेड की बात कर रहा हूं। दूसरे बहुत सारे फिक्स खर्चे होते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना पड़ रहा है, पर क्या इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोडक्शन से रिलेटेड है? नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो यहां पे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में ऐड नहीं होता है। भले वो फिक्स्ड खर्चा है, पे करना ही पड़ेगा, आप प्रोडक्शन करो ना करो, पर वो प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं है, इसलिए यहां पे ऐड नहीं होगा। और उसके बदले अगर मैं फैक्ट्री रेंट की बात करूं तो फैक्ट्री रेंट तो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप प्रोडक्शन करो या ना करो, ये फिक्स्ड खर्चा है, इसलिए मैं यहां पे ऐड कर दूंगा उसको। तो इससे मेरा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मिल जाएगा। उसके बाद अदर कोई खर्चा और मुझे ऐड करने की जरूरत पड़ रही है तो उसको मैं यहां पे ऐड कर दूंगा, जो जरूरी है इन्वेंट्री को रेडी करने के लिए। ऐसा नहीं कि भी आप सारे ही खर्चे ऐड करते जा रहे हो। इधर अगर मैं बात करूं कि भाई एडमिन का खर्चा, भाई आपने स्टाफ रखा है कि भाई वो अकाउंटिंग कर रहा है, वो एडमिन वर्क कर रहा है, तो ये खर्चे ऐड नहीं होते। क्लियर? इससे आपको मिल गया क्या? कॉस्ट। अब एक और टर्म हमें समझना है, दूसरा टर्म हमें क्या समझना है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है समझना, एकदम ही सिंपल है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलूं कि भाई अगर आप आपके स्टॉक को आज मार्केट में बेचने जाओगे तो नेट ऑन नेट कितना पैसा आपके हाथ में बचेगा,
इसको बोलते हैं क्या, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करना है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले आपने यहां पे ले लिया क्या, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कि भी आपको क्या लगता है कितने में आप इसको बेच पाओगे। तो ये हो गया क्या, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अच्छा, क्या आपने बेचने जा रहे, बेचने नहीं जा रहे, अपने कंपेयर कर रहे हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें तो एस्टिमेट ही करना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले निकाल दिया एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। इसमें से आपको जो है वो एक चीज माइनस करनी पड़ती है, लेस करनी पड़ती है, क्या, आपका एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट क्या है। कि भी आप जो है वो कोई चीज 100 रुपए में बेच रहे हो, लेकिन आप जो है वो इसको कोई एजेंट के थ्रू बेच रहे हो, और उस एजेंट को आप जो है वो 2 रुपए कमीशन पे कर रहे हो। तो अगर आप जो है वो उसको 2 रुपए कमीशन पे कर रहे हो, तो वो कमीशन आपको माइनस करना पड़ता है, तो तब जाके आपको क्या मिलता है, एनआरवी। और अब आपकी एनआरवी कितनी बन के आई, 98 बन के आई। तीसरी एक और चीज मैंने नीचे लिखी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, और यहां पे क्या लिखा गया है, ओनली इन केस ऑफ WIP इन्वेंट्रीज। अब यहां पे समझना, आप जो है वो एनआरवी फाइंड आउट कर रहे हो किस चीज की, WIP इन्वेंट्रीज मतलब क्या, वर्क इन प्रोग्रेस। आधा काम हो चुका है, आधा काम बाकी है, पर वो आपकी इन्वेंट्री तो है। भले ही आपने जो है वो गाड़ी बना रहे हो, नीचे के टायर्स डाल दिए, इंजन विंजन फिट कर दिया, लेकिन ऊपर का छपरा डालना बाकी है, तो क्या वो आपकी इन्वेंट्री नहीं मानी जाएगी, वो भी आपकी इन्वेंट्री मानी जाएगी। अब अगर उसकी मुझे एनआरवी कैलकुलेट करनी है, कि भी वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरवी कैलकुलेट करनी है, तो उस केस में आपको एक और चीज माइनस करनी पड़ती है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया क्या, कि 98 रुपीज में जो है वो आपका बिक जाएगा गुड्स, लेकिन क्या एक्चुअल में इसकी एनआरवी 98 रुपीज ही मानी जाएगी, नहीं। यहां पे मुझे एक और चीज माइनस करनी पड़ेगी, कैसे, कि इस 98 रुपीज में बेचने के लिए आपको और कितना खर्चा करना पड़ सकता है। क्योंकि भाई मैं सिर्फ टायर लेके बेचने निकलूंगा गाड़ी को, कोई खरीदेगा क्या, मुझे पूरी गाड़ी बेचनी पड़ेगी ना। तो टायर लेके जो है वो बेचने निकलूंगा तो वो कोई नहीं खरीदने वाला है। इसलिए मुझे जब यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, तब मुझे यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी जो है वो माइनस करना पड़ेगा, कि भी ये पूरी कार मैं रेडी कर दूं, उस कार रेडी करने का मेरा कितना और खर्चा लग सकता है, उसको भी मैं यहां से माइनस कर दूंगा। तब मैं इस WIP का मतलब क्या, यहां पे अगर मैं कार बनाऊं, तो यहां पे आपने जो है वो इंजन और ये टायर्स जो है वो आपने फिट कर दिए, तो ये क्या है, मेरा WIP है। अब सिर्फ इसको बेचने जाऊंगा तो कोई खरीदने नहीं वाला है, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, मुझे इस WIP का क्या चाहिए, एनआरवी चाहिए। तो इसका एनआरवी कैसे कैलकुलेट करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आपको क्या बोलता है, भी आप ठीक है, आप जो है वो सेल्स प्राइस ले लो। सेल्स प्राइस किसकी, पूरी कार की, मतलब आपकी पूरी कार जो है वो रेडी हो चुकी है, आपके कांच बांच डल चुके हैं, आपके टायर वायर सब डल चुके हैं, और ये पूरी कार की आपको सेलिंग प्राइस लेनी है, और वो आपने ले ली 100 रुपए। फिर आप इसमें से एक तो माइनस कर दो क्या, कि भाई सेलिंग कॉस्ट आपके जो लग रहा है, कि भाई 2 रुपए आपका ब्रोकरेज पे करना पड़ रहा है, तो 2 रुपए आपने माइनस कर दिए। अभी भी इसमें एक और चीज आपको माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पूरी कार तो नहीं है ना। तो अगर आपको ये आधी कार में से पूरी कार में कन्वर्ट करना है, तो और कितना खर्चा आपको लग सकता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तो वो भी आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा। लेट से मेरे को और जो है वो 40 रुपए लग सकते हैं बनाने में, तो तब जाके मुझे जो है वो क्या मिल जाएगा, ये आधी अधूरी कार की एनआरवी मिल जाएगी। और ये आपकी बन जाती है कितनी, तो 98 माइनस 40 करूंगा तो 58 आपका आंसर आ जाता है। ये 58 आपकी जो है वो एनआरवी बनती है। क्लियर। अच्छा, अगर पूरी कार की एनआरवी निकालनी हो तो मेरा काम यहां पे ही खत्म हो जाता है, यहां पे ही मेरा 98 आंसर आ जाता है, और यहां पे ही मेरा काम खत्म हो जाता है। लेकिन आधी अधूरी काम की एनआरवी निकालनी हो, आधी अधूरी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरवी निकालनी हो, तो आपको जो है वो 58 यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 टर्म आज अच्छे से समझ लिए। 2 टर्म कौन से, सबसे पहला कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है,
सर इतना हार्ड चीजें पूछते क्या? एग्जाम में जनरली जो है वो इतना टिपिकल आपको कॉस्ट या एनआरवी कैलकुलेट करने का शायद क्वेश्चन नहीं आता, बट पिछले ही अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था जिसमें आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ रहा था। तो ये सारी चीजें समझनी जरूरी है, तो ही आपको जो है वो कभी भी इंस्टीट्यूट गूगली फेंक दे तो आपको जो है वो दिक्कत ना हो। आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप जो है वो कोई भी हार्ड सम को इजीली जो है वो सॉल्व कर पाओगे। अलग टाइप का सम पूछ लिया तो भी आप जो है सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको जो है वो कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है वो अच्छे से क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने जो है वो क्या करेंगे, कुछ एक दो टर्म और थियरी के हमें समझने हैं। पूरे सारे टर्म्स अगर समझ लेंगे फिर जो है वो सीधा सम्स पे जाएंगे, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ वो आपको पता चलेगा। तो एक दो टर्म और हमें समझने हैं, वो सारे टर्म्स अपने अगर समझ लेंगे उसके बाद अपने जो है वो सीधा सम्स पे जा सकते हैं। आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हमने समझ लिया ऑलरेडी, और ज़्यादा भारी भारी चीज़ें मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा तो आपको पता शायद ना चले। तो बाकी की चीज़ें जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।